मेरा नाम मानवी है। मैं उत्तराखंड के एक गांव में रहती हूँ। हमारे गांव में हमारे घर के पास ही हमारी किराने की दुकान है। साथ ही हमारी खेती भी है। मेरे पिताजी खेतों में काम करते हैं और मेरी माँ दुकान पर बैठती है। इस तरह से मेरे माता पिता दुकान और खेती संभालकर अपना घर चला रहे थे। लेकिन जब मैं 5वीं कक्षा में थी तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रहते थे। मेरी माँ थोड़ी मोटी और सांवले रंग की थी। वे उम्र में करीब 38 साल की थी। क्योंकि वे मोटी थी, जब वे चलती थी तो भारी दिखती थी। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं और मेरी माँ ही घर में रहते थे। मैं छोटी थी, मैं इसीलिए दुकान की सारी जिम्मेदारियां मेरी माँ पर आ गई थी। माँ मेरी देखभाल करती थी और साथ ही दुकान भी चलाती थी। इस वजह से माँ को हमारी खेती पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता था। इसीलिए माँ ने हमारी खेती एक व्यक्ति को थमा दी थी। मेरे पिता के स्वर्गवास के बाद माँ के पास मेरे लिए ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि या तो वह अधिकतर समय दुकान में होती थी या जब उसे समय मिलता तो वह घर का काम करती थी। इस कारण मैं अपना ज़्यादातर समय अपनी सहेलियों के साथ बिताने लगी थी। लेकिन मेरी सहेलियाँ गांव की रागनी ताई, मंगल दीदी जैसी बुरी औरतों के संगत में पड़ चुकी थी। इस वजह से मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उन बुरी औरतों की संगत में पड़ गई थी। इसका असर ये हुआ कि वे रागिनी ताई और मंगल दीदी हमें किताबें और कहानियाँ पढ़ने के लिए देती थी। इतना ही नहीं, वे रागिनी ताई और मंगल दीदी गांव के लड़कों के साथ हमारे सामने रहती थी। यहाँ तक कि अगर गांव की कोई महिला या लड़की किसी के साथ कुछ कर रही होती तो वे हमें चुपचाप उसकी सारी जानकारी दे देती थी। इस सब की वजह से मुझे और मेरी सहेलियों को कम उम्र में ही इन सब बातों की पूरी जानकारी हो गई थी। लेकिन क्योंकि मैं और मेरी सहेलियों छोटी थी, हमें कभी भी ऐसा कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। मेरे पिता के निधन के करीब 2 महीने बाद महेश नाम का एक लड़का हमारी दुकान में काम करने आने लगा था। महेश लगभग 30 साल का था। हमारे घर के पीछे ही महेश का घर था। महेश दीनू चाचा का बेटा था। दीनू चाचा किसी बीमारी से बिस्तर पर पड़ गए थे और महेश की माँ भी बीमार थी, इसीलिए वे बाहर कोई काम नहीं कर पाती थी। इस कारण महेश के घर की हालत बहुत ख़राब थी। उसने 8वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी और हमारे गांव के राम और श्याम अंकल की गाय भैंसों को रोज़ संभालता था। बदले में वे उसे रोज़ चावल और ज्वार देते थे और उसके घर में सब्जी के लिए उसे बैंगन, आलू, टमाटर जैसी कोई सब्जी दे देते थे। इसी तरह से उसका घर चला था। महेश बहुत मेहनती लड़का था, लेकिन महेश का गांव में कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उसे किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं था। वह हमेशा राम और श्याम अंकल के काम ही करता रहता था। राम और श्याम अंकल रोज़ इतना काम करने के बावजूद कई बार कुछ भी नहीं देते थे। ऐसे में उसे और उसके परिवार को भूखा ही रहना पड़ता था। इसीलिए मेरे पिता की मृत्यु के बाद महेश ने राम और श्याम अंकल का काम छोड़ दिया और हमारे दुकान पर काम करने लगा। मेरी माँ उसे अच्छी तनख्वाह देती थी ताकि वे घर का खर्च और अपने माता पिता के इलाज का खर्च उठा सके। माँ सुबह मेरा सारा काम निपटाकर मुझे स्कूल भेजती थी और उधर सुबह 8 बजे महेश हमारे घर आता था। तभी दोनों मिलकर दुकान खोलते थे। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक माँ और महेश दुकान में होते थे। उसके बाद वे दोनों दुकान बंद करके खाना खाते थे। महेश अपने घर खाना खाने जाता था और माँ हमारे घर में दोपहर में दुकान में ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, इसीलिए रोज़ दोपहर के बाद हमारी दुकान बंद ही रहती थी। जब दोपहर के बाद दुकान बंद रहती तो माँ घर के सारे काम किया करती थी। शाम के लगभग 4 बजे माँ और महेश फिर से दुकान खोलते थे। जब मैं शाम को करीब 4:30 बजे स्कूल से घर आई तो माँ महेश को दुकान पर छोड़कर घर आई थी। फिर मुझे चाय बिस्कुट दे दी और फिर वापस दुकान में चली जाती। रात में 8 बजे के करीब माँ और महेश दुकान बंद करते थे। तब माँ घर में आती और हमारे लिए खाना बनाती। फिर हम दोनों खाना खाते थे, जबकि महेश अपने घर जाकर खाना बनाता था। जब से महेश हमारी दुकान पर काम करने लगा था, वह रोज़ रात को हमारे घर में सोने आता था। अगर महेश को दोपहर में सोना होता था तब भी वह हमारे घर में ही सोता था, क्योंकि उसका घर बहुत छोटा था। महेश और मैं मेरे कमरे में ही सोते थे और माँ अपने कमरे में सोती थी।
जब महेश राम और श्याम अंकल के यहाँ काम करता था तब वह उनकी गाय भैंस के तबेले में ही सोता था। जब भी दुकान के लिए सामान लाना होता था माँ और महेश दुकान बंद करके उत्तराखंड सिटी जाते थे। कुल मिलाकर महेश हमारे यहाँ काम करने और सोने ही आता था। जब मैं 8वीं कक्षा में थी तब मेरे नाना बीमार पड़ गए थे और फिर उनके इलाज कराया गया, लेकिन वे गुजर गए। मेरे नाना नानी की इकलौती संतान मेरी माँ ही थी, इसीलिए नाना की मृत्यु के बाद नानी अपने गांव में अकेले रहने लगी थी। एक रात जब हम खाना खा रहे थे तब माँ ने मुझसे कहा, मानवी, मैं तुम्हारी नानी को हमारे यहाँ रहने के लिए बुला रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे नाना के जाने के बाद अब नानी अकेली रह गई है। अगर नानी यहाँ आ जाएंगे तो मुझे दुकान पर ध्यान देने में आसानी होगी और नानी तुम्हारी और घर की देखभाल कर लेंगे। इससे तुम भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर ज़्यादा समय बिताने के बजाय घर में रहोगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नानी यहाँ आएंगे तो उनका अकेलापन दूर हो जाएगा और उन्हें तुम्हारे नाना की याद नहीं आएगी। अब मैंने कहा, अच्छा हुआ माँ, अगर नानी यहाँ रहेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अगले ही दिन मेरी नानी हमारे घर रहने आ गई। मेरी नानी 60 साल की थी। नानी भी थोड़ी मोटी और सांवले रंग की थी। वह सर्दियों के दिन थे, इसलिए माँ और महेश रात में दुकान थोड़ी जल्दी बंद करके घर आ जाते थे। अब घर में नानी के होने से घर के काम और खाना बनाने का जिम्मा उन्होंने संभाल लिया था, जिसे माँ को अब ज़्यादा थकान महसूस नहीं होती थी। लेकिन जब भी माँ को दोपहर या रात में समय मिलता तो नानी की घर के काम में मदद करती थी। सर्दियों के दिन थे, फिर भी माँ और नानी दोनों साड़ी में ही रहते थे, चाहे कितनी भी ठंड हो। वे कभी स्वेटर नहीं पहनते थे। नानी माँ के कमरे में ही सोती थी। रात को वे दोनों साथ ही सो जाती थी। पहले से ही महेश हमेशा ज़मीन पर ही सोता था और मैं हमेशा बेड पर सोई थी। उस दिन शनिवार था, सुबह के 6 बज रहे थे। अचानक मैं नींद से जाग गई। तब मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरी नानी मेरे कमरे में आई हुई थी। उनके हाथ में झाड़ू था। वे हर रोज़ की तरह उठकर सफाई करने के लिए मेरे कमरे में आती थी। जब नानी यहाँ नहीं रहती थी तो माँ ही रोज़ सुबह हम दोनों को उठाकर मेरे कमरे की सफाई करती थी। लेकिन अब रोज़ नानी मेरे कमरे में आकर हमें दोनों को नींद से उठाती थी और कमरे में झाड़ू लगाती थी। लेकिन उस समय वह हर चीज़ को एक अलग ही नज़र से टकटकी लगाए देख रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे समझ आया कि नानी कमरे में हर तरफ देख रही थी। नानी को ये पता नहीं था कि मैं उसे देख रही हूँ, क्योंकि वो देखने में इतनी मग्न थी जैसे वह उसमें खो गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नानी इस तरह पागलों की तरह क्यों देख रही है। कुछ समय तक उसे देखने के बाद नानी मेरे कमरे से बाहर चली गई थी। तभी मैं बहुत हंस पड़ी। फिर मैं उठी और महेश को उठाया। वह अंगड़ाई लेते हुए उठा और तब उसे एहसास हुआ और वह अपने घर चला गया। मैं भी पूरी तरह से फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए किचन में गई। हम तीनों नाश्ता कर रहे थे, तभी महेश घर में आ गया। फिर मेरी माँ ने उसे नाश्ता दिया और वह भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता करने लगा था। उस वक्त मैं खासकर नानी को ही देख रही थी। वह महेश का किसी पर ध्यान नहीं था। वह बस अपना नाश्ता कर रहा था, लेकिन उसे समय मेरी नानी बार बार उसे देख रही थी। नाश्ता ख़त्म करने के बाद माँ और महेश दुकान खोलने चले गए। मैं किचन में नानी के साथ ही थी। मैं उसे देख रही थी। उसका किसी चीज़ में ध्यान नहीं था। उसका मन कहीं और ही अटका हुआ था। अब नानी बार बार खिड़की के पास जाकर महेश को दुकान पर काम करते हुए देख रही थी। मुझे पता था कि नानी बार बार खिड़की के पास जाकर महेश को क्यों देख रही है, क्योंकि पहले से ही मैं इस पर नज़र रख रही थी। क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वह उस किसी तरह अपनी ओर खींचने की कोशिश ज़रूर करेगी। दोपहर के 1 बज रहे थे जब महेश हमारे घर में आया और आराम करने के लिए हमारे कमरे की ओर जाने लगा। तभी नानी ने उसे रोका और वह इसके साथ कमरे में गई, लेकिन उसने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया। नानी ने दरवाज़ा खुला ही रखा था। वह कमरे में अपना काम करके भी 10 मिनट तक वहीं बैठी रही। तभी अचानक माँ ने महेश को दुकान से आवाज़ दी। वे दोनों अचानक होश में आ गए। फिर नानी उठ खड़ी हुई, महेश की तरफ देखकर मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। फिर महेश दुकान में चला गया। क्योंकि त्योहार का समय था तो दुकान पूरे दिन चलना था। फिर लगभग 1.5 घंटे बाद जब वह दुकान से बाहर आया और पानी पीने के लिए किचन में चला गया,
उस समय नानी किचन में खाना बना रही थी। मैं भी किचन में ही बैठी हुई थी। महेश के किचन में आते ही नानी उसे देखने लगी और वह भी नानी को ही देख रहा था। फिर महेश ने नानी से पानी मांगा तो उसने तांबे का नहीं, मिट्टी के लोटे में पानी भरकर उसे दिया। वह पानी पीते हुए नानी को ही देख रहा था। जब उसका पानी पीना खत्म हो गया तो नानी लोटा लेने उसके पास गई। आज दुकान में काम में मन नहीं लग रहा है क्या? लोटा लेते हुए नानी हंसकर बोली। हाँ, आज दुकान में ध्यान नहीं लग रहा, महेश हंसते हुए बोला। महेश के इतना कहते ही नानी भी हंसने लगी। फिर महेश भी हंसते हंसते दुकान में चला गया। अब महेश थोड़ी थोड़ी देर में किसी न किसी बहाने घर से आता जाता रहा। फिर वह दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते। रात को हमेशा की तरह माँ और महेश ने हमारा दुकान बंद किया। फिर महेश अपने घर खाना खाने चला गया और माँ घर में आ गई। जब महेश खाना खाकर हमारे घर आया तो नानी भी किचन से बाहर आई। फिर वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इस समय मेरी माँ अपने कमरे में सोने के लिए बिस्तर लगा रही थी। अब महेश नानी की तरफ देखते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा था। तभी नानी ने उसे रोक लिया और वह उसके साथ ही कमरे में चली गई और फिर इस तरह बैठ गई जैसे सुबह वह उसके सामने बैठी थी। और जब नानी का काम हो गया तब मेरी माँ ने अपने कमरे में बिस्तर बिछाने के बाद नानी को सोने के लिए बुलाने लगे। तभी नानी अचानक उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर आ गए। फिर महेश बाथरूम में चला गया। फिर मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटी और सोने का नाटक करने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं और मेरी माँ सो जाएंगे तब कुछ न कुछ ज़रूर होगा। महेश बाथरूम से बाहर आकर मेरे कमरे में आया और अपना बिस्तर बिछाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह जाग रहा था। रात के ठीक 11 बज रहे थे। तभी मुझे बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैं उठकर बैठ गई और महेश की तरफ देखी। जैसे ही महेश ने मुझे देखा उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। तब मुझे हंसी आने लगी, पर मैंने अपनी हंसी को मुश्किल से काबू किया। फिर मैं बाथरूम में गई और वहाँ से वापस आने के बाद सोचा क्यों ना माँ के कमरे में जाकर देखूँ कि नानी अभी जाग रही है या फिर। मैं धीरे धीरे बिना कोई आवाज़ किए माँ के कमरे के पास पहुँची। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैं दरवाजे के पीछे छुपकर कमरे में झांकने लगी। मेरी माँ धीरे धीरे कुछ कह रही थी। अब मेरा ध्यान नानी की तरफ गया। नानी की आंखें बंद थी, जिससे मुझे समझ नहीं आया कि वह सच में सो रही है या सोने का नाटक कर रही थी। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई और जैसे ही महेश ने मुझे देखा उसने फिर से जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लिया। फिर मैं अपनी जगह पर लेट गई और फिर से सोने का नाटक करने लगी। अब रात के करीब 11 बज चुके थे। तब महेश धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि मैं गहरी नींद में हूँ तो वह धीरे धीरे बिना कोई आवाज़ किए कमरे से बाहर चला गया। इसके जाने के बाद मैं भी उठी और बिना कोई आवाज़ किए उसके पीछे पीछे चलने लगी। फिर वह मेरी माँ के कमरे में चला गया। मैं भी दरवाजे के पास जाकर छुप गई और कमरे में झांकने लगी। तब नानी मेरी माँ की तरफ मुंह करके सो रही थी। नानी की पीठ महेश की तरफ थी और चेहरा माँ की तरफ। महेश के आने पर नानी बोली, आखिर तुम आ ही गए। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा लगा, पर मुझे पता है तुम और मेरी बेटी। मुझे अब तक तुम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। इतना ही नहीं, तुम्हारे बारे में कभी किसी को शक भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम दोनों बहुत संभल कर चलते हो। एक लंबी सांस लिया और फिर कहने लगा, नानी अभी लगभग 6 महीने हुए हैं। और उनकी बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी नानी ने माँ की तरफ मुँह किया। माँ सो रही थी। तब नानी ने माँ से कहा, मुझे पता है कि तुम जागी हुई हो और अभी तक हमारी सारी बातें सुन चुकी हो। तब मेरी माँ नानी से बोली, माँ मैं सोई हुई नहीं थी, मैं अभी सोने का नाटक कर रही थी। इतना सुनते ही नानी की आंखों से आंसू बहने लगे। नानी की आंखों से आंसू बहते देखा मेरी माँ ने अपनी आंखें खोल दी। वे जानती थी कि अब छुपाने का कोई मतलब नहीं है। फिर माँ ने धीरे धीरे उठते हुए नानी की तरफ देखा और कहा, मैं ये सब खत्म करना चाहती हूँ। ये रिश्ता अब और नहीं चल सकता। नानी जो अब तक चुप थी अचानक बोली, तुम्हें पता है कि तुम्हारा फैसला कितना मुश्किल है। महेश ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और अब इस उम्र में। तभी माँ ने नानी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, माँ जो हम कर रहे हैं वह गलत है। हम समाज और अपने परिवार से धोखा कर रहे थे। अब मैं और इस झूठ में नहीं कि कब से महेश
जो चुपचाप खड़ा था, उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा सब कुछ किया है, लेकिन अगर अब तुम चाहती हो कि ये सब खत्म हो जाए तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर माँ और महेश के इस बातचीत ने जैसे सब कुछ साफ कर दिया। यह रिश्ता एक गलतफहमी और लालच का परिणाम था जो अब टूटने की कगार पर था। फिर नानी ने माँ की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम यह निर्णय ले चुकी हो तो इसे सही ढंग से खत्म करो। कल से तुम दोनों अलग अलग रास्ते पर चलो। फिर अगले दिन महेश ने हमारे घर से अपना सारा सामान उठाया और हमेशा के लिए चला गया। माँ ने भी अपने भीतर की गिल्टी से छुटकारा पाने का प्रयास कर रही है। अब घर में फिर से शांति थी, पर वह शांति दर्द और पछतावे से भरी थी। गलत रास्ते पर चलने से सही निर्णय पर लौट आना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि सच्चाई से किया गया सामना ही आत्मा को शांति देता है। जीवन में अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना सच्ची बहादुरी का परिणाम है। रिश्ते तभी दिखते हैं जब वे विश्वास और सच्चाई पर आधारित हो। झूठ के सहारे बनाए गए रिश्ते हमेशा टूटने के कंगार पर होते हैं। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। गलतफहमियां और पछतावे से सीखकर जीवन को सही दिशा देना ही सच्चा उत्पादन है। परिवार और समाज के प्रति ईमानदारी केवल कर्तव्य नहीं बल्कि एक नैतिक आधार है जो हमारे जीवन को स्थायित्व और अर्थ देता है। दर्द भरी शांति भी सीखने का मौका देती है, क्योंकि यह हमें हमारी गलतियों का एहसास कराती है और उन्हें सुधारने की राह दिखाती है। जो रिश्ते स्वार्थ और झूठ पर टिके होते हैं वे देर समय टूट ही जाते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो विश्वास और समाज पर आधारित हो। जीवन में कठिन फैसला लेना आसान नहीं होता, लेकिन सही फैसला ही हमें आत्मज्ञानी से मुक्त कराते हैं। हर गलती हमें एक सबक देती है। अगर हम उसे सबक को दिल से अपनाते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अपने भीतर के बोझ को उतारने के लिए सच्चाई का सहारा लेना जरूरी होता है, क्योंकि यही रास्ता अंत सुकून और शांति की ओर ले जाता है। जब अतीत का बोझ हटा है तभी भविष्य की ओर बढ़ने का रास्ता खुलता है। अपने पछतावे को सीखने, बदलने और आगे बढ़े, माफ़ी मांगना और खुद को माफ़ करना दोनों ही जीवन का नई दिशा देने के लिए ज़रूरी है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत अपने भीतर के संघर्षों को शांत करने में ही होती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।